Lokmanya Tilak, through his editorials published in the newspaper Kesari and through his speeches, insisted that the Indian Navy and India's significant position in the world political scenario should be duly acknowledged, and there should not be any discrimination while appointing Indian man on positions of authority. लोकमान्य तिलक कौन थे? कौन थे? अरे तुम लोग को नहीं पता लोकमान्य तिलक कौन है? एक फ्रीडम फाइटर है ना, इंडियन एक्सट्रीमिस्ट लीडर है ना एक। तो लोकमान्य तिलक ने क्या किया, उनके एडिटोरियल्स थे न्यूज़पेपर्स थे। अब मैंने बताया था ना कि पहले के टाइम पर एक ही वे था लोगों में अवेयरनेस लाने का, और वो क्या था? न्यूज़पेपर। तो लोकमान्य तिलक के न्यूज़पेपर थे कौन सा? केसरी। इस एक और न्यूज़पेपर था मराठा करके, लेकिन यहाँ पे अभी सिर्फ केसरी का जिक्र आया है, तो हम लोग केसरी के बारे में सुन लेते हैं। बट एक्चुअली उनके दो न्यूज़पेपर थे, केसरी एंड मराठा। तो क्या हुआ कि लोकमान्य तिलक ने केसरी के थ्रू जो है लोगों में अवेयरनेस लाने की कोशिश की। किस बात की अवेयरनेस थी? कि उन्होंने, और अपनी स्पीचेस से, उस टाइम पे स्पीचेस देते थे ना लीडर्स लोग, जैसे अभी देते हैं। बट अभी कैसा होता है कि अगर आप स्पीच सुनना है लीडर की, तो आपको वो जगह जाने की ज़रूरत नहीं होती है, ऑनलाइन लाइव चलता है, आप देख सकते हो। बट उस टाइम क्या होता था, आपको जाना पड़ेगा जहाँ भी स्पीच हो रही है। तो क्या हुआ कि वो स्पीच में उन्होंने क्या हुआ, इंडियन नेवी को जो है इस्टेबल करने की बात की, इंडियन नेवी, इंडियन मिलिट्री को इस्टेबल करने की बात की, ताकि इंडिया का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, पॉलिटिकली अभी इंडिया किसके हाथ में है? ब्रिटिशर्स के हाथ में है। तो इसके लिए अगर इंडिया की मिलिट्री पावरफुल हो जाती है, तो हम लोग के पास एक चांस हो जाएगा कि हम लोग ब्रिटिशर्स को यहाँ से हटा सकें। तो उन्होंने कोशिश की कि इंडियन मिलिट्री को किसी तरह पावरफुल करने के लिए कन्विंस किया जाए, अवेयरनेस लाई जाए। और वो कैसे कि उन्होंने केसरी का यूज़ किया न्यूज़पेपर, और अपनी स्पीचेस का। और उसको उन्होंने ये भी कहा कि ये चीज़ भी उन्होंने इस बात का यकीन दिलाया लोगों में कि यहाँ पर जब मिलिट्री में कोई अथॉरिटी में आपको अपॉइंट किया जाएगा, तो वहाँ पर कोई किसी किस्म का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा आपके साथ, आपको आपकी एबिलिटी के बेस पर पोस्ट दी जाएगी। लोकमान्य तिलक एंड अदर इंडियन लीडर्स showed a positive approach in helping the British government during First World War. अब लोकमान्य तिलक और कुछ और इंडियन लीडर्स जो थे, वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उनकी हेल्प कर रहे थे। क्यों? टारगेट कुछ और था। टारगेट तो ये था कि ब्रिटिशर्स को यहाँ से हटाना है। बट अभी क्या था कि अगर इनकी हेल्प करते तो शायद आगे चलकर इंडियंस को कुछ चांस मिल जाता कि वो आगे हम लोग मतलब इनसे लड़ सकते हैं, इनसे जीत सकते हैं। इसके लिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडिया ने बहुत हेल्प की थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में देखो ना कितना सारा अमाउंट उन लोगों ने, इंडिया ने दिया, कितनी सारी फूड ग्रेन सब सप्लाईज इंडिया से ही तो हुई ना। तो इंडिया ने इतनी हेल्प इसीलिए की थी कि इंडिया को ये एक्सपेक्टेशन थी, ये उम्मीद थी कि हम लोग को इसके बदले कुछ मिल जाएगा। और स्पेशली इंडिया को क्या चाहिए थी? इंडिपेंडेंस, वही लेना था इंडिया को। देन फिर क्या हुआ? They believe that the cooperation offered by the Indian people will be beneficial to them in future. ऐसा लीडर्स का सोचना था कि इंडियंस जो कॉपरेशन अभी दे रहे हैं वो फ्यूचर में बेनिफिशियल हो जाएगा। बट देन क्या हुआ? We get to witness the far-sightedness of Lokmanya Tilak in his approach during war times. लोकमान्य तिलक को लोग क्यों ज़्यादा मतलब मान रहे थे? बिकॉज एक तो उन्होंने न्यूज़पेपर्स के थ्रू, दूसरा स्पीचेस के थ्रू। लेकिन लोकमान्य तिलक को लोग इसलिए भी मानते थे बिकॉज ही वॉज, उनकी फार साइटेडनेस, मतलब कोई एक आदमी होता है ना जो दूर की सोचता है, वैसा इनकी सोच थी। तो लोकमान्य तिलक से लोग काफ़ी इंस्पायर भी थे। इसके लिए अब लीडर्स, अब जैसे अगर आपको कोई बात के लिए कन्विंस करना होता है तो आपको देखो, अगर आपको कोई बाहर का आके आप बोलता है कि ऐसा करो वैसा करो, आप इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखें। बट वही चीज़ आपको अगर आपके पेरेंट्स बोलते हैं तो आप लोग एक बार सुनोगे ना उस बात को। तो वही सेम चीज़ यहाँ थी कि इंडियंस जो थे ब्रिटिशर से ज़्यादा इंडियन लीडर्स पर भरोसा करते थे। तो इसके लिए लोकमान्य तिलक ने जब बात की तो इंडियन लोग भी थोड़ा सा मतलब और ज़्यादा अवेयर हुए। थोड़ा उन लोगों ने भी सोचा कि हाँ शायद हम लोग को इन फ्यूचर इसका बेनिफिट मिल सकता है जो अभी हम लोग सेक्रीफाइस देंगे। देन इन फ्यूचर क्या हुआ? इंडिया वॉज फोर्स इन टू दिस वॉर स्टार्टेड बाय द ब्रिटिश इम्पेरियल रूल।
मैंने पहले ही बताया कि इंडिया वर्ल्ड वॉर में अपनी मर्जी से नहीं गया था, इट वॉज द फोर्स, अनविलिंगली इंडिया था वहाँ पर। पंडित जवाहरलाल नेहरू रोट अबाउट इट इन अ लेटर रिटर्न टू हिज डॉटर इंदिरा। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी का नाम क्या था? इंदिरा गांधी। तो इंडिया जो है वर्ल्ड वॉर में अपनी मर्जी से नहीं था, ये बात जो है इंडिया जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है उन्होंने क्लियरली मेंशन की थी। कहाँ पर? जो लेटर उन्होंने अपनी बेटी इंदिरा गांधी को लिखा था उस लेटर में ये बात मेंशन थी। अब उनके वर्ड्स क्या है ध्यान से देखो और इसको याद कर लेना। दिस वॉज नॉट द वॉर ऑफ इंडिया, इंडिया डिड नाइदर हैव एनीथिंग अगेंस्ट जर्मनी नॉर टर्की, हाउएवर इंडिया डिड नॉट हैड एनी वॉइस इन दिस रिगार्ड, इंडिया वॉज अ ब्रिटिश कॉलोनी, it could not betray its master। देखो फर्स्ट टाइम इंडिया वॉज नॉट द वॉर ऑफ इट, दिस वॉज नॉट द वॉर ऑफ इंडिया, ये इंडिया की जंग नहीं थी। ऑफकोर्स ये यूरोपियन कंट्रीज़ के बीच में थी, इंडिया कहाँ से आ गया? इंडिया डिड नाइदर हैव एनीथिंग अगेंस्ट जर्मनी, इंडिया को जर्मनी से कोई लेना देना नहीं था, कुछ ऐसा नहीं था इंडिया में जो वो अगेंस्ट करता जर्मनी को, नॉर टर्की, ना टर्की से कोई लेना देना था। हाउएवर इंडिया डिड नॉट हैड एनी वॉइस इन दिस रिगार्ड, हाँ बल्कि इंडिया के पास इस मामले में बोलने के लिए कोई नहीं था, कोई आवाज़ नहीं थी ना उस टाइम इंडिया के पास। इंडिया क्या था? स्लेव था एक। तो वही वो बता रहे हैं कि उस टाइम इंडिया के पास कोई कुछ ऐसा था नहीं कि इंडिया अपने अगेंस्ट जो है किसी में आवाज़ उठा सके। इंडिया वॉज अ ब्रिटिश कॉलोनी, इंडिया क्या थी? ब्रिटिश कॉलोनी थी। इट कुड नॉट बट ट्रेल इट्स मास्टर, ये कुछ नहीं कर सकता था बस सिर्फ अपने मास्टर की गुलामी, जी हुजूरी करना। ट्रेल करना मतलब घुटने टेक देना उसके सामने। इंडिया के पास और कोई चांस नहीं था। इंडिया वॉज एक्सट्रीमली पुअर, मैंने बताया ना कि इतना सारा पैसा इंडिया का चला गया था, इसलिए इंडिया क्या हो गया? एकदम गरीब हो गया था। इंडिया वॉज एक्सट्रीमली पुअर, देयर वॉज नो डेथ ऑफ कैंडिडेट्स विलिंग टू एंटर द आर्मी। मतलब इंडिया के पास अब इतना सा वॉर में नुकसान हुआ है तो क्या हुआ था कि इंडिया में बहुत सारे अब इंडियंस लोग क्या थे ना, ऐसे सोचने लगे थे कि अब उन लोग में कोई चाहती नहीं थी कि वो मिलिट्री वगैरह में जाए, वॉर में पार्टिसिपेट करे। इतना खून खराबा सब देख चुके थे कि अब और किसी में ये चीज़ को सहने की हिम्मत नहीं थी। अबाउट 11 लाख ऑफ हिंदी सोल्जर्स फॉट इन दिस वॉर, मैंने बताया था ना मोर देन 10 लाख सोल्जर्स जो है इसमें लड़े हैं। अप्रॉक्सीमेट एक राउंड फिगर है, 11 लाख सोल्जर्स जो है इस वॉर में लड़े थे। इंडिया हिंदी सोल्जर्स प्रूव अ कंसिडरेबल सपोर्ट टू द ब्रिटिश आर्मी, बहुत अच्छे से हिंदी सोल्जर्स जो इंडियन सोल्जर्स थे इन लोगों ने सपोर्ट किया था ब्रिटिश आर्मी को वर्ल्ड वॉर में। बट इंडिया ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड 150 करोड़ ऑफ द रुपीज़ टू द वॉर एक्सपेंसेस। इतना सब एक्सपेंसेस देने के बाद और कितना एक्सपेंस इंडिया ने दिया? 150 करोड़ रुपीज़ टू द वॉर एक्सपेंसेस। सिर्फ वॉर के जो एक्सपेंसेस लगे, खाना पीना, फिर मेडिकल फैसिलिटीज़ एंड ऑल, ये सब में इंडिया ने इतना कंट्रीब्यूट किया था। क्लियर? एनी डाउट? ये अनविलिंगली इंडिया कर रहा है, हाँ? ना चाह कर इतनी हेल्प की है इंडिया ने। देन ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ द वॉर इंडियन पीपल बिगिन टू माइग्रेट टू कैनेडा एंड अमेरिका। वॉर टाइम पर इंडियन पीपल कहाँ जाने लगे? अमेरिका शिफ्ट होने के लिए। अब जाहिर सी बात है इंडिया में भी वॉर हो रही है तो इंडिया को कितनी प्रॉब्लम फेस करनी हो रही है, सिविलियंस को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो लोग क्या कर रहे थे? माइग्रेट हो जा रहे थे। फिर क्या हुआ? द गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा, अंडरलाइन इट, द गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा वॉज हैविली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब इंडियंस जो थे वो कैनेडा और अमेरिका में माइग्रेट कर रहे थे। कैनेडा की गवर्नमेंट जो थी उस पर भी एक्चुअली किसका कंट्रोल था? ब्रिटिश का। तो क्या हुआ? इट रिजेक्टेड एंट्री टू इंडियन माइग्रेंट्स, मतलब कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट कनाडा की थी उसने क्या किया? इंडियन जो माइग्रेंट्स थे, इंडिया के जो लोग हिजरत करके माइग्रेट करके जा रहे थे, उन लोग को कनाडा में एंट्री पर बैन कर दिया कि आप कनाडा में नहीं रह सकते, वापस इंडिया जाओ। इट डिड नॉट अलाउ कामागाटा मारू। कामागाटा मारू ये क्या था? अ स्टीम शिप विथ इंडियन माइग्रेंट्स aboard under the leadership of Baba Gurudit Singh to anchor in the Canadian port of Vancouver। नाम क्या है? शिप का नाम पूछ रही हूँ मैं।
कामागट्टा मारू, नाम याद रखना, हाँ इम्पॉर्टेंट है। ये शिप था एक जिसमें क्या थे, इंडियन माइग्रेंट्स थे, जो इंडियंस लोग कनाडा जाने वाले थे। बट और इस लीडरशिप कौन कर रहा था? बाबा गुरुदत्त सिंह। तो अब क्या हुआ कि इनकी लीडरशिप में ये थे, और फिर क्या हुआ, कनाडा के पोर्ट पर कहाँ पहुँचे, कनाडा के कौन सी पोर्ट पर पहुँचे? वैंकूवर की पोर्ट पर जब पहुँचे तो इन पर रोक लगा दी, बैन कर दिया कि आप कनाडा में नहीं जा सकते। पीपल ऑन दिस शिप रिटर्न। अब जो ये शिप में लोग थे वो क्या हो गए? रिटर्न आ गए। ऑन देयर रिटर्न जर्नी कामागाटा मारू रीच द पोर्ट ऑफ बजबाज नियर कोलकाता। अब जब रिटर्न हुए ये लोग तो कहाँ पर, कौन से पोर्ट पर पहुँचे? बजबाज कोलकाता में है। ओके, याद रखना ये सब नाम जो आ रहे हैं सब याद रखो कहाँ कहाँ क्या है, वरना फिर कंफ्यूज हो जाओगे। There the British officers ordered Indian passengers to return immediately to their own towns and villages। मतलब जब ये लोग बजबाज पे पहुंचे कोलकाता में तो वहाँ ब्रिटिश सोल्जर्स को फॉरेन में भगा ले, कि तुम जिस भी गांव से जो टाउन से आए हो फॉरेन वापस चले जाओ, अब यहाँ मत रुको। Then however the Indians did not follow the order। इधर से क्या करें, हम ऑर्डर फॉलो नहीं करेंगे। Of course आप मेंटली कितना स्ट्रांग हो उस टाइम पर कि एक तो इतनी मुश्किल से माइंड सेट करके कनाडा गए, फिर कनाडा पहुंचे तो वहाँ से लोग भगा दिए, कनाडा नहीं आ सकते, फिर वापस चले तो बाकी आपको भगा दिया, तो ऑफ कोर्स सब लोग थोड़ा सा डिप्रेशन में थे, तो सब लोग क्या किया, ऑर्डर फॉलो नहीं किया, नहीं जा रहे थे। So the British officers began to shoot and 30 Indian passengers died in it। ब्रिटिश ऑफिसर ने क्या किया, देखिए लोग नहीं मान रहे, शूटिंग करवा दी, फायरिंग, और कितने इंडियन पैसेंजर्स की डेथ हो गई, 30 Indian soldiers dead। ऐसा पैसेंजर्स हो गया। This brutally on part of the British officers created a public outcry throughout India। मतलब ये जो इंसिडेंट था इसने जो बहुत नेगेटिव इंपैक्ट डाला ब्रिटिशर्स पर। क्या कि इसने जो इंडियन जो थे, इंडियन पीपल जो लोग ने जो 30 पैसेंजर्स की डेथ हुई थी, इनोसेंट थे ना, वो सोल्जर वगैरह तो थे नहीं, वो ट्रेटर तो थे नहीं, इनोसेंट थे, इनोसेंट्स को मारा गया, तो पूरे इंडियंस जो थे वो लोग इनके अगेंस्ट हो गए ब्रिटिशर्स के, कि आप किसी इनोसेंट को कैसे मार सकते हो। आउटक्राई का मतलब होता है ना कि एक बहुत स्ट्रांग प्रोटेस्ट होना, वो भी बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल से, स्ट्रांग प्रोटेस्ट बाय लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल। ओके, क्लियर? एनी डाउट? नेक्स्ट, जर्मनी वाज अ कंट्री व्हिच नरिश्ड नेशनलिज्म। मतलब जर्मनी वो कंट्री थी जो नेशनलिज्म को प्रमोट करी थी। नेशनलिज्म क्या, आप अपनी कंट्री से बहुत ज़्यादा मतलब प्यार करते हो, कंट्री को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो। इंडिया ऑल्सो वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय नेशनलिज्म। इंडिया में भी नेशनलिज्म था, देखो अभी इंडिया एंड जर्मनी, ये दोनों कंट्रीज में एक चीज़ कॉमन थी, और वो क्या थी? नेशनलिज्म। अपनी कंट्री से बहुत ज़्यादा, अपनी कंट्री को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस रहना। However, it is important to understand the fundamental difference between German nationalism and Indian nationalism। But listen here, जर्मन नेशनलिज्म और इंडियन नेशनलिज्म में काफ़ी डिफरेंस है। ऑफ कोर्स हम लोग ने जर्मनी और इंडिया दोनों को पढ़े हैं। जर्मनी में नाजिज्म था, इंडिया में डेमोक्रेसी थी, तो ऑफ कोर्स ये डिफरेंट है। जर्मन्स वर आउट टू कॉन्कर अदर कंट्रीज, अंडरलाइन इट, जर्मन वर आउट टू कॉन्कर अदर कंट्रीज। जर्मन्स क्यों बाहर निकले थे वॉर करने? दूसरी कंट्रीज़ को कॉन्कर करने के लिए, उन पर अपना कब्जा करने के लिए। देयर एग्रेशन वॉज फॉर मेकिंग देयर ओन कंट्री मोस्ट पावरफुल एंड द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड। उनका टारगेट क्या था कि अपनी कंट्री को सबसे ज़्यादा पावरफुल, सबसे बड़ी बनाना है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड। देन whereas the nationalism of the Indians was making them fight for regaining their independence। इनकी वॉर जो जर्मन्स थे, इनकी वॉर किस लिए थी? दूसरी कंट्रीज़ पर अपना कब्जा करने के लिए, अपनी कंट्री को सबसे ज़्यादा पावरफुल और बड़ा बनाने के लिए। इंडियंस की वॉर क्यों थी नेशनलिज्म से? इंडियन नेशनलिज्म की वॉर थी अपनी इंडिपेंडेंस के लिए, अपने लिए वो लड़ रहे थे, उनको किसी और से कोई लेना देना नहीं था। इंडियन की सारी वॉर इंडिपेंडेंस को लेकर थी। ओके, द इंडियन नेशनलिज्म से अंडरलाइन, द इंडियन नेशनलिज्म वॉज बेस्ड ऑन ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ऑफ द स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया। अब देखो, इंडिया की जो इंडिपेंडेंस की जो वॉर थी वो एक्चुअली किस पर बेस्ड थी? एक ब्रॉडर कंसेप्ट था, वो क्या था? डेमोक्रेसी का जो कंसेप्ट पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड, अमेरिका से फैला था,
उसी से इंडिया इन्फ्लुएंस था, इंडिया भी उससे इंस्पायर था, तो इंडिया भी डेमोक्रेसी ही चाहता था। तो वही इंडियन जो वॉर थी, एक तो इंडिपेंडेंस, दूसरा डेमोक्रेसी के लिए थी वॉर, कि इंडिपेंडेंस तो मिल जाएगी, फिर इंडिपेंडेंस के बाद हम लोग जो है कोई डिक्टेटरशिप वगैरह नहीं रखेंगे, बल्कि डेमोक्रेसी पर बिलीव करेंगे। देन countries like Abyssinia, Spain, China were putting up a struggle for establishing democracy. Abyssinia क्या है? हबशा, एथोपिया, ये अभी वही है। हाँ, अबैसिनिया, स्पेन, चाइना, ये सब कंट्रीज जो है किसके लिए स्ट्रगल कर रहे थे? डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करनी थी। ये सब अभी कॉलोनीज है ना, ब्रिटिशर्स की कॉलोनीज है ना, ये सब यूरोपियंस की, तो ये लोग सब अभी किसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं? डेमोक्रेसी के लिए। इंडियंस वर सेंडिंग हेल्प टू दोज कंट्रीज इन द फॉर्म ऑफ, अब देखो इंडियंस जो थे, ये जो बाकी की कंट्रीज है चाइना वगैरह, इनको हेल्प कर रहे थे कैसे? इन द फॉर्म ऑफ, अब जो उसके बाद से अंडरलाइन करो, टीम्स ऑफ नर्सेस, नर्सेस की टीम भेज रहे थे, वॉलंटियर्स एंड फूड ग्रेन्स, वॉलंटियर्स भेज रहे थे जो कि हेल्प कर सके, जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं लोगों को ट्रीट वगैरह करने में, वो फूड ग्रेन्स, अनाज भेजा जा रहा था। जर्मनी वॉज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय रेसिज्म, मैंने बताया था ना कि जर्मनी में रेसिज्म का बहुत चल रहा था, नाजिज्म वही है ना। हिटलर हैड किल्ड इन्यूमरेबल यूरोपियन ज्यूज, मैंने बताया था हिटलर ने किसे मारा था? यहाँ देखो बाकायदा लिखा गया है कि उसका मेन टारगेट ही ज्यूज थे, यूरोपियन ज्यूज। हाउएवर इन इंडिया पीपल ऑफ वेरिड रिलीजन, रेस एंड कास्ट वर स्टेइंग टुगेदर फ्रॉम एजेस। जर्मनी में जब वॉर हुई, ये सब हुआ, तो उन लोगों ने पर्टिकुलरली ज्यूज़ को टारगेट किया। बट टॉकिंग अबाउट इंडिया, इंडिया में कितने सालों से, कई 100 सालों से, कई सदियों से सब बहुत सारे रिलीजन, कास्ट और सब लोग एक साथ रहते आ रहे हैं ना, तो वो चीज़ इंडिया और जर्मनी में डिफरेंस ला रही है कि दोनों में नेशनलिज्म तो है, बट दोनों का नेशनलिज्म अलग अलग वे में जाता है, अलग अलग थिंकिंग में। This is characteristic of Indian nationalism which confirms its magnanimity। मतलब ये सब जो पॉइंट्स थे ये बता रहे थे कि इंडियन नेशनलिज्म जो है काफ़ी डिफरेंट है जर्मनी से। और एक वर्ड यहाँ पर मैग्नानिमिटी, मैग्नानिमिटी का मतलब होता है सुपीरियरिटी, मतलब इंडियन नेशनलिज्म जर्मन नेशनलिज्म से सुपीरियर था, बड़ा था। ऑफ कोर्स क्योंकि इंडियन नेशनलिज्म में ह्यूमैनिटी बहुत बड़ी चीज़ थी, यहाँ पर जर्मन नेशनलिज्म में ह्यूमैनिटी नाम की कोई चीज़ थी ही नहीं। क्लियर? एनी डाउट? टॉकिंग अबाउट सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड इंडिया। अभी तक हम लोग ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और उसका इम्पैक्ट क्या था इंडिया पे, ये सब देख लिए, अभी इसमें कुछ डाउट नहीं है ना? क्लियर एकदम? अब आते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर पर। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर